नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी या मजबूरी? किसी किसी व्यक्ति को जो बेचारा ले दे के पार्टी की टिकट मिल जाती है और विधायक बन जाता है और पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो विधायक के मन में ये आस जरूर जागती है कि हो सकता है मेरी पार्टी जो है मेरे जनाधार को देखते हुए, मेरी जातिगत स्थिति को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए मुझे मंत्री पद देगी, और उसके मन में कहीं ना कहीं ये लालसा होती है कि मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। पर कुछ लोग रामनिवास रावत जी की तरह खुशकिस्मत नहीं होते कि एक एक बार नहीं, 15 मिनट के अंतराल में दूसरी बार जो है उनको शपथ दिलाई जाए, और वो भला ही पहली बार राज्य मंत्री बोल जाए तो अगली बार कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाए। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार किया। राजभवन में हुए सादे समारोह में विधायक रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। रावत 68 दिन यानी कि 68 दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे रावत ने गलती से राज्य मंत्री बोल गए। इसके कारण रावत को 15 मिनट के अंदर दूसरी बार शपथ लेनी पड़ी। मोहन मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। हालांकि मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 3 पद अभी भी खाली हैं। मंत्री बनने के बाद रावत ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में केवल एक को ही जगह दी गई। अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्षेत्रीय जातिगत संतुलन को बनाए रखने की कोशिश की है, या विस्तार मजबूरी थी, या बीजेपी में शामिल होने से पहले रावत ने मंत्री पद के लिए कोई डील की थी। इस विस्तार से क्या भाजपा को जो है ग्वालियर संभाग में और चंबल संभाग में पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जाए? माना जा रहा है कि मीणा समाज में से आने वाले रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। हम इसी मुद्दे पे आज चर्चा करने वाले, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि ये दोनों ही पार्टी कांग्रेस और भाजपा के नेता इस बारे में क्या राय दे रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके रामनिवास रावत जी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश के विकास में उनका भी कहीं ना कहीं लाभ लिया जाएगा, क्योंकि लंबा अनुभव रखते हैं राजनीति में। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हमेशा अनुभव और जमीनी नेताओं का अपमान किया और परिवारवाद को बढ़ाकर सिर्फ एक परिवार की राजनीति में सिकुड़ा हुआ संगठन खड़ा किया, आज छिन्न होती कांग्रेस पार्टी की आप दुर्गति देख लियो। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर सभी लोगों का साथ करके मध्य प्रदेश और देश के विकास में लगी हुई है, और निश्चित रूप से ये विस्तार मध्य प्रदेश के विकास का विस्तार होगा। आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें कांग्रेस के विधायक, हाँ जी हाँ, कांग्रेस के विधायक इसलिए कहूँगा कि आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीते हैं और वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। पहले उनकी शपथ हुई राज्य मंत्री के रूप में, मैं समझता हूं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ हुई 15 मिनट बाद। तो इन 15 मिनट के बीच में समझता हूं कोई त्रुटि तो हो नहीं सकती। ये तो लगता है कोई डील में कुछ गड़बड़ी होगी। उस डील के तहत दोबारा पर उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ इस तरह का मजाक ये भारतीय जनता पार्टी की राज में देखने को मिलेगा। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी या मजबूरी में हम बात कर रहे हैं, तो ये बात हुई कि जो रावत जी हैं उनको 2 बार शपथ लेनी पड़ी 15 मिनट के अंतराल में। तो क्या ये टेक्निकल गलती थी, भाषागत त्रुटि थी? क्योंकि एक बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट होती है जिसको पढ़ना होता है और वहाँ लिखा होता है कि सामने की आप किस तरह की शपथ ले रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ? और बाकी जो विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, और अभी जैसे कि कांग्रेस के स्पोक्समैन कह रहे थे कि अभी भी वो थोड़ी देर पहले तक जब वो शपथ ले रहे थे तो कांग्रेस के विधायक थे, बाद में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और किस तरह मोहन यादव को इनको अपने मंत्रिमंडल में लेना पड़ा, और किस तरह इनके लिए जाने से रामनिवास जी के जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनका चूँकि पुराना अनुभव है और निश्चित रूप से ये जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल होकर अपने अनुभव का लाभ देंगे। तो चलिए इस पे हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
मैं उनका स्वागत करता हूं। केदार सिरोही जी हैं, उनका भी स्वागत है, और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा। तो मंजरी जी, ये क्या माजरा, क्या या इलाही ये माजरा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, रावत जी जो है एक वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, और काफी उनको अनुभव है, 6 बार के विधायक रहे हैं, संगठन में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। तो उनके जो अनुभव है उसका जो है जनता को लाभ मिले और वो अच्छा काम करे, जिससे कि पार्टी भी मजबूत हो, सरकार अच्छा काम कर सके। तो इस वजह से पार्टी ने उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, तो उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उनको मंत्री पद से शोभित किया है। निश्चित तौर पर उनके अनुभव का लाभ जो है वो सरकार को भी मिलेगा और मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगा। जी, तो मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस के 6 बार के विधायक और संगठन में रहे व्यक्ति को भाजपा को लाभान्वित करने का मौका मिल रहा है, और वो भाजपा के संगठन को मजबूत करेंगे और मंत्रिमंडल में शामिल होके वो जो है सरकार को मदद करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं केदार सिरोही जी, कि आप लोगों का भाजपा के साथ ये जो भाईचारा है ये बहुत बढ़िया है, और भाजपा में आप अनुभवी नेता भी दे रहे हैं और वो उसमें मंत्री भी बन रहे हैं। तो कांग्रेसियों को एक तरह से खुश होना चाहिए कि हमारे ही संगठन के एक व्यक्ति, भाई कम से कम ये अच्छी बात होती है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये मेरे आपके जान पहचान के हैं क्या मंत्री, तो मैं कहता हूँ हाँ पहचान के हैं। तो आप लोगों के लिए कम से कम ये बात तो अच्छी होगी कांग्रेसियों के लिए कि भाई ये अपने ही परिवार के हैं। ठीक है, उधर चले गए तो क्या हुआ। तो केदार जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो सर बड़ा पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। अब आधी जो सरकार है उसमें 1/3 मंत्री तो अभी हमारे ही हो चुके हैं। और जो आपने आज हेडलाइन दी है सर, वो बहुत ही जोरदार थी, जरूरी भी और मजबूरी भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए रामनिवास रावत जी जरूरी भी थे। जरूरी इसलिए क्योंकि वो अनुभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, इनके लोगों के पास। खैर, गोपाल भार्गव जी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो घर बैठे हुए हैं, 8-8, 9-9 बार चुनाव लड़के, बहुत से ऐसे इनके नेता है, पर इनको जो सरकार चलाने के लिए अनुभव की जरूरत है, वो अनुभव हमारे पास ही, हमारे कांग्रेस के लोगों के पास है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतार सके। तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरी था। अब मजबूरी यह है कि चुनाव में लिया है तो जो डील हुई है तो वो डील को पूरी करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और आज शपथ दिलाना इसलिए थोड़ा सा ये है कि इन्होंने जो छिंदवाड़ा का चुनाव, वहां पर एक मैसेज क्रिएट किया है 2-3 दिन से कि जो कमलेश शाह है वो वहां पर मंत्री बनेंगे। तो मंत्री का एक माहौल बनाया, पहले उनका 2 दिन तक नाम चलाया वहां पर, फिर आप जैसे बड़े लोगों ने थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन लिया कि ये तो संविधान के विरोध में है, आचार संहिता में कैंडिडेट को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो फिर उनका नाम ड्रॉप कर दिया और उनका आगे, पर वो लोगों को मैसेज देने का एक काम किया कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हम ग्रास रूट लेवल के लोगों को मौका देते हैं, जो हमारे यहाँ नीचे से आता है हम उसको ऊपर ले जाते हैं। पर उन्होंने एक स्टार लगा दिया सर, जैसे कंपनियां लगाती है ना, कि कांग्रेस के आने वाले को सीधा मंत्री बना दिया जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग जा रहे हैं वो मंत्री बन रहे हैं, अच्छे मंत्री बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि रामनिवास रावत जी अभी उद्यान की मंत्री बन जाएंगे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो उद्यान की उनको मिल जाएगा। क्यों, उनके पास आपको बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते दिखे या पौधे दिखे, या ऐसा क्या आपको, या तितलियां दिखी या भौरे दिखे, क्या दिखे आपको कि लगा कि उद्यानिकी में उनको लिया जाएगा? सर, वो जो मंत्रालय की मैंने लिस्ट देखी तो उसमें एक ही स्पेयर की तरह जो मुझे दिखा वो उद्यान की। अब गृह मंत्रालय तो इनको दे नहीं सकते, टैक्सेशन में कोई दे नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री के पास जितने हैं वो उसमें से कोई ऐसा पोर्टफोलियो जो है वो इनको इंडिविजुअली दिया नहीं जा सकता। एक ही बचा सर उसमें उद्यान की, तो मुझे लगता है कि 575 करोड़ के बजट का 0.14% जो बजट अलोकेशन हॉर्टिकल्चर पे किया है, उस बजट वाले जो विभाग का जो है वो रामनिवास रावत जी काम संभालेंगे। पर अच्छा, अब देखते हैं कि वो अपने क्षेत्र में कितना विकास कर पाते हैं, मध्य प्रदेश में कितना विकास कर पाते हैं। उन्होंने दावा किया था कि वो कांग्रेस में थे इसलिए विकास नहीं कर पा रहे थे,
अब वहां पर कैसे विकास की कौन कौन सी नदियां बहेगी, वो नई खुदेगी, उसके भागीरथ ये कैसे बनेंगे, कहाँ से जेब में से निकाल, पहले तो गंगा जी तो बालों में से आई थी, ये सामने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है। अब ये कौन से जेब से निकालेंगे, क्या करेंगे, उस क्षेत्र के किस तरीके के भागीरथ ये बनेंगे, अब ये देखने वाली बात है। पर हाँ, रामनिवास जी रावत का जो कद है वो बड़ा कद था कांग्रेस में। अब उनके कद का जो वहां पर आज जिस तरीके से मजाकिया हुआ दो बार का, जो भी उसको त्रुटि कह लें पढ़ने में या हाय तोबा, या वो खुद ही घबराहट में थे, कि तो 6 बार के विधायक को ऐसी कोई घबराहट नहीं रहती है शपथ लेने में, तो कहीं ना कहीं इनके मामला जो अंदर का है वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब वो मंत्री बनने का मौका मिला उनको, और उन्होंने, हो सकता है कि कई बार त्रुटि हो जाती है, उन्होंने बोल दिया हो कि राज्य मंत्री के रूप में, अब बाद में या स्क्रिप्ट में कहीं गलती हो, जो भी हो, पर बने तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब आपको लग रहा है कि उनको उद्यानिकी मिलेगा क्योंकि एक विभाग खाली है। मुख्यमंत्री बहुत सारे विभाग अपने पास रखते हैं। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि 3 पद अभी मंत्रियों के भरे जाना है, और आपने कहा कि छिंदवाड़ा में चुनाव हो रहा है, तो अभी जो है कमलेश जी की बात आ रही थी कि उनको मंत्री नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं संभावना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो गढ़, जिसकी फतह जो है अभी बीजेपी ने की है, वहाँ से भी कोई मंत्री बना सकते हैं। तो हो सकता है मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग हो, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको क्या विभाग देते हैं, और बहुत सारे मंत्रियों के पास हो सकता है कि एक से अधिक विभाग हो तो उसमें से उठा के कुछ दूसरे को दे दे, ये भी संभावना है। राकेश, तो ये जो संभावना है, अनंत संभावना है कि किसको क्या मिलेगा, भविष्य में कौन और मंत्री बन सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ, लोगों की उत्सुकता जगाई जाए। सुभाष जी, एक कहावत है कि घर के पूत कुंवारे डोले और पड़ोसी के फेरे पाड़ रहे, यानी कहावत यह है कि घर के जो विधायक हैं, यानी जो उनको मंत्री पद नहीं मिल रहा है, और जो बाहर से जो आए हुए हैं उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। और यही कारण है कि इस बार यदि हम बात करें, देखिए चंद घंटे पहले ही जो है प्रदेश की जो समूची बीजेपी है उसने तय किया था कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए जो बीजेपी नेता हैं उनको प्रशिक्षण वर्ग दिया जाएगा। यानी साफ है कि पार्टी की रीति नीतियों और सिद्धांतों से वो लोग अच्छे से परिचित हो जाएं। लेकिन ताजा जो मंत्री बनाए गए हैं रामनिवास रावत, क्या इनका प्रशिक्षण हो गया, एक सवाल ये भी उठता है। और वही बात की जाए तो वे कांग्रेस से भाजपा में ताजा ही आए, और खैर कुछ घंटे पहले ही जो है राजधानी में ही बैठ के जो है बीजेपी ने जो है, तो बीजेपी के जो भाजपाई कुटुंब है उसने तय किया था कि बचे हुए जो 20% जो बूथ हैं उनको भी जो है अब विजय पाएंगे। तो ये सब तय होने के चंद घंटे बाद ही प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उस विस्तार ने उस केडर पे जो है, उस केडर को निराश तो किया ही है जिसके दम पर हारे हुए बूथ को जिताना है, क्योंकि इस विस्तार में उनके दल यानी बीजेपी का किसी नेता को नहीं लिया गया है, और बाहर से आए हुए नेताओं का पूजन ही तो जो है बीजेपी केडर की मूल समस्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामनिवास रावत आए हैं 68 दिन पहले आए हैं, और जिस प्रकार से उनकी जो ताजपोशी हुई है उसको लेके बार बार सवाल उठाया जा रहा है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है मंत्रिमंडल विस्तार, जरूरी या मजबूरी, केवल एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए आज पूरी जो प्रशासनिक जो कवायद हुई है सर, ये देखना होगा कि क्या केवल एक व्यक्ति को ही मोबिलाइज करने के लिए पूरा जो है सरकार लगी हुई थी। दूसरी ओर बात की जाए तो अभी 10 जुलाई को जो है अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं, वहां से कमलेश साहब भी जो है चुनाव मैदान में है। ऐसे में इनको मोबिलाइज करना भी जो है बीजेपी के लिए मजबूरी है। तो देखा जाए तो बीजेपी के सामने मजबूरी ज्यादा है इस बार देखा जाए तो। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जरूरी ये भी है क्योंकि बीजेपी को क्षेत्रीय संतुलन को जो है बनाए रखना है, और उसके सामने मजबूरी ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो सबसे दमदार नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं रामनिवास रावत, इनको क्षेत्रीय जातिगत संतुलन के हिसाब से जो है बीजेपी ने अपने कुनबे में जोड़ा है। अब दूसरी ओर बात की जाए अमरवाड़ा की, तो अमरवाड़ा से कमलेश शाह को भी जो है अपने कैबिनेट में शामिल करना बीजेपी के लिए जरूरी ये है क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से बड़े नेता है, और दूसरी बात की जाए तो वो चौथी बार के जो है इस बार विधायक बन जाएंगे। तो ये बीजेपी के लिए मजबूर जरूरी भी है कि आदिवासी वर्ग हो या चाहे ओबीसी वर्ग हो, इनको साध के रखना जरूरी है। लेकिन उस बीजेपी के उस मूल भाजपा की बात करें जिसके चलते जो कल प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो बातें जो है नेताओं ने मंच से कही थी, लेकिन वो बात जो है आज धरातल पे नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि आज जब हमने
कुछ बीजेपी के नेताओं से जब चर्चा की राजभवन के बाहर, तो उनका जो दुखड़ा था वो सुनने लायक था। दरअसल उनका ये मानना है कि जो मूलतः बीजेपी से है, जिसने चटाई बिछाई है, जिसने दरी बिछाई है, उसको ओबलाइज न करते हुए बीजेपी अब उन लोगों को ओबलाइज कर रही है जो बाहर से आए हैं, दूसरे दलों से आए हैं। तो ऐसे में माना सकता है कि अंदरूनी जो कला है वो बीजेपी में जरूर दिखाई देगी। शिवाजी जी, तो कहीं ना कहीं जो मूल कार्यकर्ता है या मूल नेता है या बहुत बार के विधायक हैं बीजेपी में, उनको लग रहा है कि भाई हमको मौका नहीं देकर मंत्रिमंडल में कांग्रेस से आए लोगों को मौका दे रहे हैं। पर ये क्षेत्रीय राजनीति का संतुलन भी हो सकता है, या आपने अगर लोगों को बुलाया और भविष्य में और भी लोगों को बुलाना चाहते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि भाई यहाँ आओ भगत अच्छी होती है, जो वादा करते हैं, जो कहा सो किया है, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे ही थोड़ी बोले हैं सबका साथ सबका विकास, सबका मतलब सब होता है। तो मंजरी जी, इसमें ये सब में कांग्रेस जन सबसे पहले है लगता है। अंत्योदय योजना इन्हीं के लिए लागू है क्या? देखिए सुभाष जी, कहीं से कहीं तक अंत्योदय वाले नेता नहीं है वो। दूसरी बात कि आपने कहा कि जो कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, उसको मौका नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है ये, और इसमें हर कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम करता है। और वो मिशन क्या है कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में कूट कूट कर भरी जाती है, और किस विचारधारा के लिए काम करते हैं उस विचारधारा के लिए हर कार्यकर्ता काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हर कार्यकर्ता की जगह डिसाइड होती है। जो कार्यकर्ता जिस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है। पद या प्रतिष्ठा की लालसा मुझे नहीं लगता किसी के मन में होती है, और अगर वो होती भी है तो वो इसी उससे होती है कि हम पार्टी के लिए अच्छा क्या काम कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या काम कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ पद के लिए काम करते हैं, ऐसी हमारी कभी मानसिकता नहीं रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। और जब वर्ग लगते हैं तो ये कार्यकर्ता निर्माण जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके से किया जाता है। तो हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, सबका विशिष्ट स्थान है। कब कौन किसकी कहाँ सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छे से जानता है। किस कार्यकर्ता से कैसा क्या काम कराना है, किस जगह अच्छी उपयोगिता हो सकती है, वो के वरिष्ठ नेतृत्व संगठन सब बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है और उस हिसाब से उसको काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। अब पद वाली बात तो फिर इसमें कहीं आती नहीं है। ये एक बात है कि अगर रावत जी को अगर उनको कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है तो उनकी उपयोगिता है, उसके लिए वो उस लायक है, उसमें उनके अंदर उस चीज का अनुभव है और काफी अनुभवशील नेता है। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि केदार जी बोल रहे थे कि इनके पास अनुभव का वो नहीं है, गोपाल भार्गव जी का नाम ले रहे थे। देखिए, गोपाल भार्गव जी भी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका नेतृत्व हमेशा पार्टी को मिलता रहा है, सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं और उनकी जैसी उपयोगिता होती है, जैसे जहाँ जिसका मैंने कहा ना, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता। और कोई भी नेता, चाहे भले ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने आप को एक कार्यकर्ता के भाव से ही काम करते आए हैं। और हमेशा ये दिल में चाहत होती है कि पार्टी कुछ काम दे, कुछ हमें ऐसा काम दे जिसके लिए हम संगठन को मजबूत करें, देश को मजबूत करें और प्रदेश को मजबूत करें, इसलिए काम करते, किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। मंजरी जी, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलती हैं। आपने अभी जो बात कही उसको मुझे याद आया कि जो लड़के पीएससी से यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो कहते हैं हम राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, ऐसा वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इसी तरह जब किसी नेता से बात होते हैं तो कहता है कि मैं जनता की सेवा के लिए मैंने ये अपना घर में देखते हैं कि सेवाएं अपनी जगह है पर सुविधाएं उन पे इतनी हावी होती हैं। मंत्री पद हर कोई चाहता है, मंत्री पद पाने के पीछे ये भी होता है कि वो जनता की और बेहतर सेवा कर सकेगा, उसके पास पावर होंगे और खुद भी अपनी भी सेवा और अपने आजू बाजू जो उसके लोग होते हैं उनको भी वो कुछ लाभ दिला सकेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर ये कह देना कि साहब वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, वो मतलब त्याग की भावना से आया है, और वो तो जो भी विधायक बना उसके मन में ये लालसा जरूर होगी कि मुझे अगर मंत्री पद मिले तो बहुत ही बढ़िया है। वो मना नहीं करेगा, वो तो इंतजार करता है शेरवानी सिला के कि उसको बुलाया जाएगा करके,
पर नहीं बुलाया जाता तो थोड़ा निराश होता है। और पार्टी के अनुशासन के चलते वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, पर अंदर खाने में जैसा कि राकेश कह रहे थे कि आज राजभवन के बाहर बात हो रही थी तो बहुत सारे लोगों का दर्द छलक रहा था। ये इस तरह की बातें। केदार जी, जो अभी मंजरी जी जिस तरह की आदर्श वाक्य की बात कर रही थी, तो क्या रामनिवास जी जो आए हैं तो वो सेवा भाव में राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर आए थे, या बाकी जो भी आ रहे हैं वो भी राष्ट्र भावना से, और किसी को कुछ नहीं चाहिए, जैसा जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, अब जैसा आ गए हैं चुन के, अगर पार्टी देगी तो देगी, नहीं देगी तो राष्ट्र सेवा में तो लगे हुए हैं, क्या ये भावना होती है? देखिए, पहली बात, दो तीन चीजें सर इसमें समझने की भाजपा की मुझे बहुत अच्छी लगती है। अनुशासन के नाम का जो डंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक तरीके से अपने लोगों को इस बड़े स्तर पर कंट्रोल करता है। उसके आगे वो सारे उनके नियम धर्म पूरे खत्म हो जाते हैं। कोई भी अपनी बात नहीं कर सकता, कोई अपनी योग्यता की बात नहीं कर सकता। अनुशासन एक नाम दे दिया जाता है। रामनिवास रावत जी को वाकई में राष्ट्र के लिए कुछ करना था, और पहले तो वो भारतीय राष्ट्र की बात, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर गए, ऐसा उन्होंने बोला। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के केडर में रह के, संगठन में रह के काम करना था। भारतीय जनता पार्टी के पास यूं भी 60-70 तरह के संगठन है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, छात्रों के, तमाम तरह। तो वहां पर जाके अगर वो काम करते तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हुए हैं। वो संघ में जाके काम करते, वो विद्या भारती में जाके काम करते, वो शिशु मंदिर में काम करते, वो वनवासी प्रकोष्ठ में जाके काम करते, तो मुझे लगता है कि कुछ वो कर रहे। ये तो खुद की कुर्सी बना के अपनी खुद का जो भी डीलिंग हुआ है उस डीलिंग के तहत उन्होंने, और ये अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 चीजें जो अपने नाम पे पेटेंट करा ली है, एक हिंदुत्व, एक राष्ट्रवाद, ये इनके आड़ में इनके जो कपड़े को ढाक के मुंह पे ये अपना सारा काम जो भी है वो अच्छे से कर लेते हैं और जनता कोई उंगली नहीं उठाती है। बस ये दिखता है सर। राकेश भाई, ये मंजरी जी जिस तरह की बात कर रही थी अभी कि ये लोग जो हैं पार्टी में, पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है वो खुशी खुशी वहन करता है, बाकी चुपचाप जो है राष्ट्र सेवा में लगा रहता है, पार्टी को मजबूत करने में लगा रहता है। तो ये जब रामनिवास जी वहाँ शपथ ले रहे थे तो ये जितने भाजपा के लोग थे जो आपसे बात कर रहे थे, तो इनकी राष्ट्र सेवा कहीं डोल रही थी, या इनको लग रहा था कि यार एक आध मौका हमको भी मिल जाता? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सुभाष जी, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल जब विस्तार हो रहा था, यदि बात की जाए 6 महीने पहले डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, उस दौरान भी ये बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो जमीनी कार्यकर्ताओं को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन देखिए, इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा यदि बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कैबिनेट था उसकी वजह जो है इस बार के मंत्रिमंडल में काफी नए चेहरे देखने को मिले हैं। हालांकि देखिए, दूसरी ओर बात की जाए तो इस बार जो राष्ट्रवाद की और समाज सेवा की जो तमाम बातें हैं, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि एक IAS अधिकारी है या एक भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है वो जब इंटरव्यू देता है तो तमाम बातें बोलता है, लेकिन जब वो सुख सुविधाएं होती है तो उसके सामने जो है राष्ट्रवाद और समाजवाद जो है नगण्य हो जाता है। तो वैसे ही यदि बात की जाए तो चूंकि रामनिवास रावत की हम बात करें तो रामनिवास रावत एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट जो है, जो कि राजस्थान सीमा से सटा हुआ इलाका है, उस जगह पे जो है विकास की यदि बात की जाए तो विकास ना के बराबर है। और यही कारण रहा कि बार बार जब भी विकास की बात होती थी तो रामनिवास रावत को जो है अपने ही क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं उनके गुस्से का जो है सामना करना पड़ता था। हालांकि देखिए, वो सरकार से समन्वय बना के अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा लेते थे, और यही कारण था कि लगभग वो 6 बार से जो है कांग्रेस से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। यही उनकी एक, और दूसरा चूंकि उनका एक सौम्य व्यवहार भी है, सबकी बात सुनते भी हैं, सब लोगों से मिलते भी हैं, और एक अनुभवी व्यक्ति हैं। और जब भी विधानसभा में आते थे वो पढ़ लिख कर आते थे, हमेशा अध्ययन करके आते थे और सरकार पे निशाना साधते थे। और यही कारण था कि सबसे ज्यादा यदि पढ़े लिखे या गुणी व्यक्ति की बात की जाए तो रामनिवास रावत है। इस बार भी आप देखिएगा कि उनको जो डिपार्टमेंट मिलेगा, जो सरकारी जो विभाग आवंटित होगा, वो ऐसा विभाग आवंटित होगा जो कि उनके पैरेलल होगा, उनके लेवल का होगा। यानी जिस प्रकार से वो अध्ययन करते हैं या जिस प्रकार की उनकी जो योग्यता है उसी हिसाब से सरकार उनको वो डिपार्टमेंट भी देगी।
लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो अब सरकार के बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको ओबलाइज तो किया जाए, निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाए, या तमाम अलग अलग जो संगठन जो है संवैधानिक पद है, आयोग हो गए, निगम मंडल हो गए, उनमें उनको स्थान दिया जाए। क्योंकि अब यदि बात की जाए तो केवल 3 स्थान बचे हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन मंत्रिमंडल का जो इस बार का चेहरा है वो नया है और पूरी जो सरकार है वो दिल्ली से चल रही है। तो ऐसे में माना सकता है कि दिल्ली जो इशारा करेगा उस हिसाब से जो है वर्तमान में जो है सरकार यहाँ से काम पूरा करेगी। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम जैसे हमारा एक त्योहार आता है ईद का, तो हम लोग कहते हैं कि सब्र करो सब्र करो, सब्र बड़ी चीज है, आज रात को चांद दिखेगा कल सवेरे ईद है। तो अभी लोगों को, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सब्र करने की जरूरत है। आने वाले समय में 3 मंत्री पद खाली हैं, बहुत सारे निगम मंडल के पद खाली हैं। जो धैर्य रखेगा, अनुशासन से रहेगा, राष्ट्र की सेवा में लगा रहेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी निश्चित रूप से उसको खोज कर कहीं भी हो बुलाएगी और उसको पद से नवाजेगी। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।